उन्होंने कहा बुकिंग अमाउंट दो, आप शाम को गाड़ी ले लो। ये तो फेसलिफ्ट कहना है, इसके लिए एक मजाक ही है। हाँ। क्या कॉस्टिंग पड़ी है इसकी? और मैं प्रेफर भी नहीं कर रहा हूँ कि ये वाली जो स्ट्रिप है ना, ये वाइट आती थी। वाइट आती है, एग्जैक्टली मुझे भी बुरी लगती थी, सो जिसकी वजह से ये प्रॉपर फिट नहीं हो रहे हैं, बट अभी के लिए काम चल रहे हैं, जब तक नहीं आते हैं। गाइस, आज जिस एसयूवी की हम ओनरशिप लेके आ रहे हैं वो आपको लंबी लंबी वेटिंग्स में नजर आएगी, क्योंकि अब वो वर्ल्ड क्लास हो चुकी है अपने सेगमेंट में। कैसे, यही जानेंगे आज हम इनके एक प्राउड ओनर के साथ में। मेरे साथ में है आज नमित। नमित भाई, कैसे हो आप? बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल। कितने जल्दी आपको एसयूवी की डिलीवरी मिल गई, नेक्सॉन की डिलीवरी मिल गई, कैसे हुआ ये पॉसिबल? ये तो मुझे भी नहीं पता है। रैंडमली एक शोरूम से सागा मोटर से फोन आया था मुझे कि हमारे पास ये मॉडल लकीली अवेलेबल है और आपको चाहिए तो विल गेट टू डिलीवर बाय। कितने दिन पहले आपने बुकिंग करी थी? और मैंने इसकी बुकिंग नहीं कराई। बुकिंग ही नहीं कराई, सीधे डिलीवरी? सीधा डिलीवरी मिली। अरे वाह, amazing। उन्होंने कहा बुकिंग अमाउंट दो, आप शाम को गाड़ी ले लो। कुछ पेपर वर्क की वजह से बस 2-3 दिन का डिले हो गया, नहीं तो वो तो मुझे शाम में डिलीवरी दे रहे थे। इवन मैं पीडीआई कर चुका था उसकी, जिस दिन मैं गाड़ी देखने गया। अरे वाह, ये तो बुकिंग नहीं कराई मैंने। तो व्हाइट कलर ही क्यों चूज किया? उसके दो हैं कि एक तो इसमें बहुत कलर ऑप्शन थे नहीं, जो ऑप्शन थे उनमें सबसे बेस्ट यही लग रहा था, और मेरी फैमिली को व्हाइट ही चाहिए था। अच्छा, मतलब मैं उन्हें किसी और कलर के लिए मना भी लेता, बट मुझे तो पसंद आए, मुझे वही नहीं पसंद आया। तो हमने डुअल टोन में पीएलएस में। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ नमन भाई, आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? वैगनार। वैगनार से सीधा जंप इस पे? हाँ, क्योंकि वैगनार हमारी फेवरेट, मतलब फैमिली कार है, फेवरेट वो एक्चुअली है भी। हाँ, और उसमें सीएनजी मॉडल था, तो हमारी पहली गाड़ी ली गई थी, तो तब से ये। उसके बाद ये था कि हमें थोड़ी एक ग्राउंड क्लियरेंस वाली, वो प्रैक्टिकल कार नहीं लगी मुझे। आजकल गड्ढे इतने हैं, स्पीड ब्रेकर ऐसे हैं, तो मुझे थोड़ी ऊंची एसयूवी चाहिए थी, बट एट द सेम टाइम इतनी भी नहीं कि मैं उसे कहीं ले जाते वक्त सोचूंगी यार कहाँ ले आया, इसी ऑपोजिट। तो उसमें मुझे ये लगी कि इसका परफेक्ट साइज, परफेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस, तो इसलिए मैं नेक्सॉन लेता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हालांकि ये चीज ऐसी है जिसका जवाब मुझे पता है कि आपको, आप ये बोलोगे यार मेरे को तो बहुत पसंद आई। इसके लुक्स कैसे लगते हैं आपको अब इस सेगमेंट में? लुक्स, आई गेस टाटा ने सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं दिया, टाटा ने नई जनरेशन दे दी। जनरेशन दे दी। ये तो फेसलिफ्ट कहना है, इसके लिए एक मजाक ही है कि मैं सीरियसली सब कुछ तो चेंज कर दिया, फ्रंट से चेंज कर दिया, बैक से चेंज कर दिया, इंटीरियर पूरा चेंज कर दिया। हाँ, बस इसका प्लेटफॉर्म वही सेम है, इसकी वजह से शायद ये जनरेशन नई नहीं कह रहे, तो बट नो डाउट मेरे लिए तो ये एक नई कार ही है। तो और मुझे एक बात और बताओ, तकरीबन क्या कॉस्टिंग पड़ी है इसकी? इसकी मुझे 13.25 लाख रुपए ऑन रोड पड़ी। फियरलेस की? हाँ, ये फियरलेस का बेस है ना? मतलब फियरलेस का, हाँ, बेस है, मतलब फियरलेस पेट्रोल मैनुअल 6 स्पीड ट्रांसमिशन। 13,20,000 रुपए? 13,12,000। तो ये प्राइस डिफरेंस कैसे? क्योंकि मैं तो समझ पा रहा हूँ तकरीबन 14-14.25 के आसपास जानी चाहिए। एक्चुअली मैंने BH सीरीज में ये रजिस्टर करवाई है, इस वजह से तो मुझे जो टैक्सेस हैं वो हर 2 साल में पे करने हैं, तो इस वजह से मुझे इस पर टैक्स अभी पूरा नहीं देना पड़ा, बट इवेंचुअली मुझे देना पड़ेगा। तो अगर वैसे कैलकुलेट करें तो मुझे ऑन रोड 14 लाख रुपए की पड़ेगी BH सीरीज में। BH सीरीज, राइट। तो ये तो काफी अच्छी चीज है। मतलब अगर वो लोग जो कार एंथुसियास्ट हैं, जिनको चाहिए कि यार मुझे हर 2 या 3 साल में गाड़ी निकालनी है, तो BH सीरीज ले लो, और जो जब रीसेल करोगे तो उसी के नाम ट्रांसफर उसी को देने टैक्स। हाँ, बट लेकिन उसके साथ इशू आता है, उसे परमिशन का इशू होता है, उसे तो रीसेल में भी परमिशन का इशू आएगा उसको बेचते टाइम। हाँ, जिस बंदे को ट्रांसफर करेगा वो भी एलिजिबल होना चाहिए BH सीरीज के लिए। तो थोड़े से प्रोस एंड कॉन्स हैं। हाँ, तो ये आराम से सेल होने वालों में से नहीं है गाड़ी। तो और मैं प्रेफर भी नहीं कर रहा हूँ कि ये पहली गाड़ी हमारे, मतलब इससे पिछली गाड़ी पापा ने ली थी। नहीं, ये क्वेरी थी एक्चुअली में। हाँ, ओके। आओ साइड प्रोफाइल में आना। नमन भाई, साइड प्रोफाइल से भी कुछ वैसे तो ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो इसके एलॉय व्हील्स है ना, ये बहुत कमाल के, बहुत प्यारे बनाए हैं, बहुत प्यारे डुअल टोन में एलॉय व्हील्स दिए हैं। और आई गेस ये और बेस मॉडल में जो कैप बेस से ऊपर में जो इन्होंने रिम में कैप दिया है, दोनों से सेम लगता है, तो ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ टॉप मॉडल में लगा। सो टाटा डिड अ ग्रेट वर्क। तो 215/60 R16 है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट इन सेगमेंट है, बेस्ट इन सेगमेंट। तो ये चीज और आल्सो इसका जो ये है, ये डुअल बॉडी में दिया है, तो इतना अच्छा लगता है कि एलिगेंस लगता है, अच्छा लगता है यहाँ से भी। अच्छा, एक शिकायत और थी पहले वाले कस्टमर्स को, ये वाली जो स्ट्रिप है ना, ये वाइट आती थी। वाइट आती है, एग्जैक्टली मुझे भी बुरी लगती थी। मतलब ऐसा लगता था डिजाइन बहुत ज्यादा बिजी है। अब ये देखो, फिर ग्रे देखो, फिर ब्लैक देखो, फिर ग्रे देखो। तो टाटा ने इस बार जो डुअल टोन में ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में दिया, तो इस बार उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है कलर्स के साथ। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ यार, आपने काम भी कराया इस पे, मतलब ये रेन वाइजर्स नीचे भी अगर मैं देख रहा हूँ, राइट। हाँ, ये अभी तो एक्सेसरीज आई भी नहीं है, एक्सेसरीज नहीं आई है, बट ये तो पुरानी कार की लगी हुई है,
मतलब जो पुराने मॉडल में जो एक्सेसरी थी, बेसिक एक्सेसरीज हैं, मुझे वहाँ से पता लगा कि जो फिट एंड फिनिश है वो सेम है और लगभग साइड प्रोफाइल में। तो ये ही नए में आएगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर नहीं आती है तो LC चेंज कर। तो अंदर से कुछ ऐसा कुछ और भी आपने कराई जहाँ पर ये रियलाइज हो कि यार फिट अभी भी जो है वो पुराने वाली की अगर आप लगा रहे हो तो ऊंचा नीचा है कुछ? हाँ, जैसे इसके मैट्स हैं, ये 70 मैट्स हैं इसके। ये पुरानी वाली नेक्सॉन के हैं, बट इसमें आप जैसे देख पा रहे हो कि ये पूरे एग्जैक्टली वो नहीं है। तो टाटा ने आई गेस यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करे हैं शेप एंड फिटिंग में, सो जिसकी वजह से ये प्रॉपर फिट नहीं हो रहे हैं। बट अभी के लिए काम चल रहे हैं, जब तक नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी इसकी एक्सेसरी आएगी। बट एट द सेम टाइम मैं सोच रहा हूँ नेक्सॉन टॉप सेलिंग है, तो बहुत जल्दी से जल्दी एक्सेसरी कंपनी लाने की कोशिश करेगी। प्रैक्टिकल बहुत बनाती है टाटा, बहुत प्रैक्टिकल बनाती है। मतलब हर छोटी छोटी जगह आप देखो, इधर भी अम्ब्रेला होल्डर है, हुक्स मिलते हैं आपको फर्स्ट रो में। ये बहुत प्रैक्टिकल फीचर है, ये वाला ना ये बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। मैं हमेशा अपनी पिछली गाड़ी में मिस करता था ये फीचर, क्योंकि कभी कभी मैं सुबह सुबह कुछ सामान लेने जा रहा हूँ या जैसे दूध लेने चले गई, अब वो समझ नहीं आता था कि कहाँ रखूँ, और कई बार हुआ है मेरे से कि वो गिर गया है। तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल फीचर। अच्छा, इसकी ना ये ट्रे भी ये देखोगे अगर आप ग्लोव बॉक्स बहुत बड़ा है। बहुत एक तो स्मूथली आता है, देखो कैसे स्मूथली आएगा, ऐसा लगता है जैसे मॉड्यूलर किचन में आने वाले स्मूथ वो होते हैं ना। यहाँ पर भी कैन होल्डर्स वगैरह या कैन प्लेसर्स दिए गए हैं, यहाँ पर कार्ड होल्डर है, पेन होल्डर है, एग्जैक्टली। और ये ट्रे भी निकल जाती है, तो जस्ट इन केस आपको और सामान डालना है तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ग्लो बॉक्स है, कूल बॉक्स है, वो कूल बॉक्स दिया गया है। और एक चीज और है, इसके ना सेकंड रो में दो जगह हुक दिए गए हैं, एक तो पिलर पे भी दिया गया है, पिलर यहाँ पर, और कोट हुक के पास में भी हुक है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, वो कैसे जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हर एक रूम में, मतलब हर एक रूम में दिए, किसी को दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो मोबाइल फोन है वो ज़्यादा वोल्ट की चार्जेस मांगते हैं, और जो नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट होते हैं उस पर नहीं होते, तो 12 वोल्ट का चार्ज हर उस पर दिया है। प्रैक्टिकली है, ज़्यादा वायर इशू नहीं होगा, तो जी कनेक्टिविटी पूरी दी है। करेक्ट, मतलब इतना प्रैक्टिकल बना दिया है इसको कि उन्होंने देखा है कि हाँ कस्टमर को कहाँ दिक्कत आती है, किस फीचर की उसे जरूरत है, किसकी बस शो ऑफ वाली है। शो ऑफ चीज और मैंने देखा है, जो गाड़ियां पहले अपडेट हो गई थी 1-1.5 साल पहले, उनके अंदर सी टाइप केबल्स आई थी, Volkswagen स्कोडा दोनों के अंदर। करेक्ट। लेकिन उन्होंने दोनों में ही सी टाइप दे दी, आगे भी 2 सी टाइप, पीछे भी 2 सी टाइप। यहाँ पर ये नहीं है, उसमें एक बी टाइप है, एक सी टाइप है। तो ये भी वो लोग जो पुराने जिनके पुराने फोन है, जैसे हमारे पापा के हैं, वो पुराने फोन है, या इवन जो नए फोन जो सस्ते आ रहे हैं उनमें भी सी टाइप टू सी टाइप नहीं है, अभी भी वही USB टू सी टाइप है। तो उनके लिए बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है। तो टाटा ने दोनों के लिए सोचा है कि पूरी फैमिली बैठेगी, तो जो छोटे फोन होंगे वो क्या करेंगे, तो वो उनके लिए। तो ये है इसके कनेक्टिंग लैंप्स यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मुझे काफी कमाल के लगते हैं नमन भाई। Exactly. आपको पीछे में सबसे अच्छा क्या लगता है? पीछे में आई गेस एक तो जो पहले वही कलर का जो खेल टाटा ने पुरानी अपनी गाड़ियों में खेला था, वो तो ज्यादा शार्प लुक है। ये यहाँ से फ्लैट हो गया है, बड़ा थोड़ा स्टाइलिश दिया है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक दिया है। एट द सेम टाइम ये रनिंग लाइट है, जो टॉप मॉडल में ही अवेलेबल है विद अ वेलकम नोट। तो ये मुझे सबसे कमाल लगा, और ये छोटे छोटे फीचर हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा इंटेंट हुआ कि मैं टॉप मॉडल में जाऊँ, इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज ना करूँ। अच्छा, अभी भी क्या पैनल गैपिंग और वो क्वालिटी इश्यूज बरकरार हैं? कुछ लगता है अभी भी लगता है। सी आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे अटक रहा है ये, तो ये स्मूथ लाइनिंग नहीं है, तो फिट एंड फिनिश पे टाटा ने अभी भी थोड़ी सी कमी छोड़ दी, बट ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ गाड़ी से। चलो अंदर चलते हैं, ड्राइव करते हैं, है ना, फिर बताते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी ना, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई, दैट इज दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आने वाले जो कैमरे डिस्प्ले है, वो मतलब क्लैरिटी के मामले में ये इस टाइम BMW एंड मर्सिडीज लेवल को बिल्कुल मैच कर रही है। जैसे आपने XUV 7W में देखा था, वहां से क्वालिटी इश्यूज जो है वो कम हुए थे, XUV 7W से क्वालिटी काफी अच्छी आने लगी। एंड जस्ट लुक एट द कैमरा क्वालिटी, 360 डिग्री व्यू मेरे को दे रहा है, इनफैक्ट गाइडलाइंस भी यहाँ पर ऑफर कर रहा है। तो नमन भाई, आपको नहीं लगता कि क्वालिटी सच में काफी इंप्रूव हुई है इस बार? और एग्जैक्टली जैसे इसकी पुरानी नेक्सॉन में देखोगे 7 इंच की स्क्रीन है, और उसका कैमरा इतना क्लियर भी नहीं है, लेकिन इसका रिस्पांस देखो, इतनी ड्राइव में भी कोई लैग नहीं है, कोई इशू नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। इवन नाइट में भी बहुत अच्छा विजन दे रही है, और बहुत प्रैक्टिकल फीचर भी है। पहले मुझे नहीं लगा था कि 360 इतना प्रैक्टिकल फीचर होगा, लेकिन एक दिन करोल बाकी सड़कों में जब फंसा तो मुझको लगा कि यस, बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। अच्छा, फ्रंट में सेंसर्स भी ऑफर होने की वजह से हमेशा आपके पास में नोटिफिकेशन आती रहती है। एग्जैक्टली अगर मैं इसके स्टिल मोड में खड़ा हूँ और अगर कोई सामने आ गया तो ये शोर करती रहती है। कभी कभी तो इरिटेटिंग लगता है, बट कभी कभी सोचता हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल फीचर है कि मुझको पता लगे कि आगे कोई बड़ा पत्थर तो नहीं है। इतनी ऊंची गाड़ी में जनरली ऐसा होता है कि बड़ा पत्थर मिस हो जाए, कोई कुत्ता बिल्ली मिस हो जाए, आप उसे चढ़ा ना दो, तो बहुत यूजफुल फीचर है।
नहीं आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एसी इसके अंदर कमाल का था, पहले भी कोई इशू थी नहीं, एंड ये अपने सेगमेंट में मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पहली ऐसी एसयूवी थी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसके अंदर एसी वेंट्स रियर में भी दिए गए। एग्जैक्टली 2017 में जब ये लॉन्च हुई थी तो तब यहाँ पर नेक्सॉन के अंदर रियर एसी वेंट्स आया करते थे। एसी को लेकर आपको कोई शिकायत है क्या? नहीं, आई गेस एसी तो बहुत बढ़िया है। इवन मैं तो इसे कम पे चलाता हूँ क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो मैं 22 पे चलाता हूँ, तो बहुत बढ़िया है एसी। बाकी 18 तक टेम्परेचर जा सकता है इसका। तो मैंने इतना ट्राई नहीं किया है, बहुत चिल कर देता है। इवन इसका एक्सप्रेस कूलिंग फीचर, तो एक क्लिक में डोर सारे शीशे नीचे हो जाएंगे और तेज ब्लोअर चलेगा ताकि अंदर का जितना भी वो बना हुआ है, हाँ, तो वो बाहर निकले जी। तो दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल फीचर, क्योंकि आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, बाहर खड़ी है और आप सोच रहे हो कि यार गाड़ी बहुत गर्म हो रही होगी, जस्ट ऑन करो और गाड़ी ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस कूलिंग पे चली जाएगी। ये इस बार टाटा का जो नया लोगो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये मुझे काफी क्लासी लगा। लिट हो जाता है और एक्चुअली आपको बताता है कि भाई आप फ्यूचर की तरफ जो है वो मूव हो रहे हो अब, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आने वाला है। आधा तो आ चुका है और अब रिमेनिंग जो आने वाला है वो आपको इन छोटी छोटी चीजों से जो है ना वो पता चलता है। तो नमन भाई आपकी फेवरेट फीचर क्या है इस गाड़ी में, अगर हम बात करें? अगर इस गाड़ी में फेवरेट फीचर की बात करें तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो नेविगेशन के फीचर के साथ है। सो पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो नेविगेशन पूरा मैप दिखता है उसमें। सो दैट इज ऑल्सो एक बहुत प्रैक्टिकल और कूल फीचर है। आपकी नज़र नहीं आती है, आपकी नज़र सीधी रहती है डोर पे, उस पर रोड पे। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मेरे हिसाब से तो आई गेस सबसे बेस्ट फीचर। इसका ग्लो बॉक्स बहुत बड़ा है, प्रैक्टिकल है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, एलईडी लाइट्स दी गई हैं, ऑल एलईडीज। सो दैट इज आल्सो टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है। नमन भाई कितनी चला चुके हो गाड़ी? मैं इसे 500 अराउंड अप्रॉक्स 500 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो ड्राइव के मामले में कैसी लग रही है इंजन की परफॉर्मेंस और ये सब चीजें? इंजन की परफॉर्मेंस नो डाउट पावरफुल है इंजन, तब वो पेट्रोल इंजन है, सो पावरफुल है। थोड़ा नॉइजी है, अगर मैं इस पे हार्ड पुश करता हूँ तो आवाज अंदर आती है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि इसके डोर जो है ना वो बहुत ही हैवी, और मैंने जब इसमें काम कराया था तब मुझे पता लगा कि टाटा ने डैम्पिंग करके दी है। अच्छा, हाँ, जो कि कार नहीं करती इस सेगमेंट में, बिल्कुल नहीं करती। मैंने 20-20 लाख की गाड़ियों में डैम्पिंग नहीं देखी। तो उसने उस मामले में टाटा ने बहुत बढ़िया काम किया है कि इसके डोर्स में अच्छे डैम्प दिए हैं। तो आप जैसे देख ही पा रहे हैं रोड नॉइज तो बिल्कुल भी नहीं है। सस्पेंशन इतने ट्यून्ड है कि आपको पता भी नहीं लग रहा है कि गड्ढे कितने गहरे हैं, तो स्मूथली गाड़ी। एक तो 215 प्रोफाइल भी है, टॉप ऑफ द लाइन है, तो वो आधे तो वैसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो मेन काम है सस्पेंशन का वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपको जनरली पता नहीं चलता है इस गाड़ी के साथ में। इसका डीजल इंजन बहुत अच्छा है, एंड इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो कमाल का परफॉर्मेंस है उसको, तो वो तो खैर वो तो अनबीटेबल है, अनबीटेबल है। वो 0 to 100 भी 8.9 सेकंड में करती है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ और आपको लगता हो कुछ इश्यूज हैं जो ड्रॉबैक्स हैं वो फर्दर हम लोग मैसेज दे सकें टाटा तक और पहुंचा सकें कि यार ये जैसे इसका बीच का कंसोल टाटा ने आई गेस स्पेस यहाँ पे थोड़ा वेस्ट कर दिया। एक तो ये वायरलेस चार्जिंग दी है जो कि आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, जिस जगह उन्होंने दिया है। अच्छा, हाँ, इसे कहीं और दे सकते थे, मुझे लगता है वायरलेस चार्जिंग वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि सब फोन वायरलेस नहीं होते। एक तो सब फोन वायरलेस भी नहीं, एग्जैक्टली। दूसरा फास्ट चार्जिंग है नहीं उसके अंदर, फास्ट चार्जिंग नहीं। 5 वोल्ट पे यार मतलब आज से 10 साल पहले आया करती थी, उस पे क्या ही चार्ज कर लो। और इसमें ये भी इशू है, मेरे फ्रेंड्स ने, इवन मेरे भाई का भी आईफोन है, तो वो पूरा अगर फिक्स ना हुआ, इधर उधर हिल जाए गाड़ी में तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बार बार वो सेट करता रहता है उसको कि यार कहाँ चार्जिंग होगी, कहाँ चार्जिंग होगी, तो वेस्ट है वो। तो आई गेस उससे बेटर होता कि टाटा यहाँ पे कप होल्डर देती, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। कभी आप कॉफी पी रहे हो, कभी आप पानी की बोतल रखो, मतलब कुछ हाथ के डिस्टेंस में, नॉट इवन कि अगर मैं यहाँ एक सिंगल फोन रख दूँ तो दूसरा फोन रखने के लिए जाऊँ। तो बीच का स्पेस उन्होंने स्पेस के मुकाबले बहुत मतलब सही से यूज नहीं किया। तो अच्छा भाई, सनरूफ वाला वेरिएंट क्यों नहीं आपने ऑप्ट किया? सनरूफ वाला वेरिएंट ना, एक तो ऐसे वेदर में वो वैसे भी नहीं खुलती। मेरे दोस्तों के पास कारेंस है, इवन WRV है, तो बहुत सब में है, वो कभी नहीं खुलते। तो उनके साथ इतना बैठ लिया, मुझे पता लग गया प्रैक्टिकल फीचर नहीं है। एट द सेम टाइम वो 50,000 रुपये से महंगा था और थोड़ा मतलब मैंने सुना तो नहीं, बट ऐसा था कि नॉइज थोड़ी बढ़ जाती है गाड़ी के अंदर, एरोडायनेमिक्स बिगड़ जाते हैं, राइट। और आप ना, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आप सनरूफ को 10 मिनट से ज्यादा यूटिलाइज ही नहीं करते। एग्जैक्टली मैंने आज तक उनकी गाड़ियों में यूज नहीं किया। इवन इतना छोटा था कि मैं ही फंस जाऊं उसमें क्योंकि उसका जो सनरूफ वो है, शेड तो पूरा खुल जाता था, शीशा ऊपर होता था, जो मेन शीशा है वो हटता था, तो वो आधा खुलता था। तो बिल्कुल भी, इवन अगर इसकी जगह मून रूफ देते या फिर पैनोरामिक देते तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि वो मुझे एस्थेटिकली तो अच्छा लग रहा है, तो उस पॉइंट पे चला गया था मैं। बट
मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगा, उसके 50,000 रुपए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देने हैं। तो नहीं ये तो फैक्ट है, इनफैक्ट अनसेफ भी है, यू नेवर नो, आप अपनी यंगर सिबलिंग्स को या यंगर जनरेशन को कभी गाड़ी हैंडओवर करें और वो कुछ इस तरीके वो से एक्साइट होके बाहर भी हाँ, निकलते हैं कुछ हाँ, लोग तो बिल्कुल, तो अनसेफ जरूर उस कैटेगरी में तो जरूर आते हैं, नो डाउट। और ये एक ऐसा फीचर है जो बस शोबाजी के लिए रह गया है। शोबाजी के लिए एग्जैक्ट। हाँ, ये तो है। और माइलेज के बारे में बात करते हैं, ऑल्दो मेरे ख्याल में ज्यादा चलाई नहीं आपने, 500 किलोमीटर ही चलाई अभी एक राइट गाड़ी। राइट राइट। तो इन 500 किलोमीटर में क्या माइलेज ऑफर कर रही है सिटी एंड हाईवे दोनों पे अगर हम बात करें? अगर मिक्स बोलूं तो 12 का एवरेज है, अच्छा, 12 to 13 का एवरेज। फ्री सर्विस है ये? फ्री सर्विस है अभी, 2-3 सर्विस के बाद आई गेस एवरेज बेटर हो जाएगा। इवन मैं इस सेगमेंट की गाड़ी को पहली बार चला रहा हूँ, हाँ। तो मेरा जो ड्राइविंग स्टाइल है हाँ। वो भी इम्प्रूव होगा, तो शायद एवरेज और बेटर हो, क्योंकि एवरेज सिर्फ गाड़ी पे डिपेंड नहीं करता, ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या निकाल सके। सो गाइस मेरे साथ में थे आज नमन भाई, और थैंक यू सो मच, आज आपने इतना सारा टाइम दिया। इनका ऑफिस था, इनके ऑफिस में से उठा के ले आए इनको कि नहीं यार ऑफिस नहीं है अभी, ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी की वीडियो पहले हमारी बनवाओ। तो थैंक यू सो मच नमन भाई। कुछ और आप कहना चाहते हो गाड़ी को लेके, सेफ्टी रेटिंग्स को लेके, या कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि यार नहीं अब एक्चुअली में कोई राइवलरी रही नहीं है इस गाड़ी की जब से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 साल में टाटा भी कोई बहुत बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट ला पाएगा कार के लुक्स में और उसमें। जब टाटा ही नहीं कर, मतलब द बेस्ट राइवल ऑफ योर्स इज यू योरसेल्फ ना, टाटा ही नहीं कर पाएगा अपना राइवल, तो आई डोंट थिंक कि और कोई ला पाएगा कोई मेजर ये। सो आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि मैंने इसे बहुत जल्दी गाड़ी निकाली, और 5 साल तक तो मैं इसमें हर चीज को, मतलब हर फीचर को टॉप ऑफ द लाइन अपडेटेड फील करूंगा, उसके बाद पता नहीं। चलो समझ में आ गया मेरे को नमन भाई, आपका एक्सपीरियंस ना हम पहली दूसरी सर्विस के बाद में भी लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज प्रॉमिस करके जाओ कि आप आ रहे हो। मैंने तो बिना प्रॉमिस के भी आ गया। चलो थैंक यू सो मच नमन भाई, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप शेयर कीजिए, कमेंट जल्दी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जो एक्चुअली नेक्सॉन, ब्रेजा एंड उन तमाम सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में कंफ्यूज हो रहे हैं। शायद नमन भाई के जो इनपुट्स हों वो आप लोगों के लिए काबिल हों, एक प्रॉब्लम सॉल्वर निकल के आए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye bye again, keep loving car, bike, whatever you're having, drive safe, guys.